गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना लेसन चल रहा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में अपना टॉपिक हुआ था कि व्यापार किसे कहते हैं। वस्तुओं का लेन देन, आयात निर्यात की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, व्यापार। अपन को पता है कि व्यापार की जो गतिविधियां होती हैं वो स्थानीय स्तर पर भी होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। क्योंकि व्यापार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं है। स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं कि जहां पर उत्पादित होता है और आसपास के क्षेत्र में ही उसका लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, तो क्या है आपका स्थानीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार कि देश की सीमाओं के अंदर आयात निर्यात की जो प्रक्रिया होती है, लेन देन की जो क्रिया होती है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार। इसी प्रकार अपना लेसन का मूल भाग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक अपनी जो घरेलू सीमा है उसको छोड़कर दूसरे देश की सीमाओं तक आयात निर्यात की प्रक्रिया, अर्थात एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो अपन व्यापारिक क्रियाएं करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जो अपन ने कल की कक्षा में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा विद्यार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास कैसा रहा। अपन को पता है जब अपन आदिम अवस्था से उठा मानव तब स्थानीय व्यापार तक ही सीमित था। कहां तक सीमित था? स्थानीय सीमित था और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बदलती रही। अपन ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में देखा कि यूरोपीय बाजार हैं, क्योंकि वहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो यूरोपीय बाजार ने एशियाई बाजारों के साथ में व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की। 15वीं शताब्दी तक तो उन्होंने क्या किया, दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया और दास व्यापार की स्थिति के बारे में पहले पढ़ा था कि दास व्यापार क्या है कि अफ्रीकन जो देश होते हैं वहां के जो सदस्य हैं उनको क्या कर लिया जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह बांध लिया जाता है और उनको ले जाकर अपने यूरोपीय क्षेत्र या अमेरिकन क्षेत्र वहां पर उनसे कार्य करवाया जाता है। और इसी प्रकार उन्होंने रेशम मार्ग की गतिविधियां हैं उन्होंने भी प्रारंभ कर दी थी। और रेशम मार्ग क्या है कि जो चीन का रेशम है उसको यूरोपीय बाजार पर ले जाने का जो मार्ग था वो क्या कहलाता था, रेशम मार्ग कहलाता था। ये अपनी कल की क्रिया में कंप्लीट हुआ। आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष की व्यापार करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है। पहला है व्यापार का परिमाण, व्यापार का परिणाम। आयात और निर्यात की गई जो वस्तुएं होती है उनका वास्तविक मोल, वास्तविक तोल। अब वास्तविक जो तोल होगा उसको माप के ऐसे नहीं तोला जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, मूल्यों में मापा जाता है। क्या किया जाता है, मूल्यों में मापा जाता है। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जाता है, अतः सेवाओं के कुल मूल्यों को व्यापार का परिणाम, कुल मूल्यों को व्यापार का परिणाम कहा जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट अपना व्यापार संयोजन। व्यापार विभिन्न देशों द्वारा आयातित और निर्यातित सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन, सेवाओं में के प्रकार में परिवर्तन हुआ। अर्थात जब अपन आदिम अवस्था से उठा तब अपन किस पे, प्राथमिक उत्पादों पर आधारित थे। फिर धीरे धीरे वो प्रक्रियाएं किस पर आई, विनिर्मित, हाथ से बनाई हुई जो हस्त निर्मित वस्तुएं उनका व्यापार होने लगा। फिर विनिर्माण वस्तुएं आई, उनका व्यापार होने लगा। वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से विनिर्मित वस्तुएं तो है ही, उनके साथ में अनेक प्रकार की जो टेक्नोलॉजी वस्तुएं उनका गतिविधियों में अधिक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं विभिन्न देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुआ है। पिछले 100 वर्षों में आरंभ में प्रारंभिक उत्पादों का व्यापार होता था। प्रारंभिक उत्पाद कौन से हो गए भाई, प्राथमिक व्यवसाय से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, जिसके अंदर आपका संग्रहण की वस्तुएं हो गई, खनन क्रियाएं हो गई, कृषि उत्पाद हो गए, ये समझ इनका ही व्यापारिक संबंध होता था, इनके द्वारा ही व्यापार की क्रिया होती थी। धीरे धीरे बाद में व्यापार
किसमें परिवर्तित हो गया, विनिर्मित वस्तुओं में परिवर्तित हुआ, धीरे चेंज हो गया। और वर्तमान समय में विनिर्माण, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्मित होगी और विनिर्माण है अपने किससे रिलेटेड, औद्योगिक उत्पाद, उद्योगों के द्वारा उसका मूल रूप परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके गुणों में परिवर्तित भी हो जाता है। तो वो जो क्रियाएं होती है वो किसमें आती है, विनिर्माण में होती है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय का रूपांतरण करके उसको और अधिक मूल्यवान बनाने की जो क्रिया होती है वो विनिर्माण में आती है। ये अपन ने पहले के अध्ययन में भी अध्ययन किया था, पाठ के अंदर आया था। तो वो क्रियाएं किसमें आती है, आपके व्यापार संयोजन में, ये परिवर्तित इसमें देखा गया। फिर है व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार का आरंभ माना गया। 19वीं शताब्दी से तो इस व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसका माना गया है कि विकास हुआ, लेकिन पहले व्यापार जो होता था वो स्थानीय बाजारों तक होता था। क्यों कि अपने पास में जो परिवहन थी वो पर्याप्त नहीं थी, छोटी पर्याप्त थी आपकी स्थलीय परिवहन स्तर तक, तो आसपास के क्षेत्रों में ही क्या किया जाता था, व्यापारिक गतिविधियां होती थी। लेकिन जैसे जैसे अपने परिवहन की सुविधाएं डेवलप हुई, डेवलप होने के कारण अपन ने क्या किया, दूसरे राष्ट्र महाद्वीपों के पार जाकर या दूसरे महाद्वीपों तक पहुंचकर महासागरों को पार कर अपन वहां तक पहुंचने लगे, तो व्यापारिक गतिविधियां करने लगे। तो वो इसके अंतर्गत आती है। यूरोपीय देश विनिर्माण वस्तुओं के बदले औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल का निर्यात शुरू किया। जब सबसे पहले को पता है कि यूरोपीय जो बाजार थे उन्होंने दूसरे राष्ट्रों पर अपने क्या कर लिया था, अधिकार जमा लिया था, वो औपनिवेशिक, उसके अंतर्गत औपनिवेशिक जो राष्ट्र होते थे उनका मूल खुद की सरकार का न होकर दूसरे के जो देश होते थे उनका शासन चलता था, वो इसके अंतर्गत आते थे। अब इसके बदले में उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे अपन को पता है, अपने भारत की बात करें कि जब अपने भारत है उस पर अंग्रेज आए, व्यापार नीति से आए थे, व्यापार करने की नीति से आए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने देश का कच्चा माल तो ले जाते थे इंग्लैंड, और वहां से तैयार माल लाकर वापस भेजते कहाँ थे, भारत में। तो इस प्रकार की गतिविधियां भी उन्होंने प्रारंभ कर दी औपनिवेशिक काल के दौरान। ये प्रक्रियाएं कहाँ, यूरोपीय देशों ने स्टार्ट की, जिसके अंदर विनिर्माण, और विनिर्माण का वहीं से प्रारंभ क्यों मानते हैं, क्योंकि औद्योगिक शुरुआत कहां पर है, यूरोपीय क्षेत्र में हुआ। उसके बाद अपन चर्चा करें कि 20वीं शताब्दी में विश्व व्यापार की पद्धति औपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद तीव्र गति से परिवर्तित हुआ। जैसे ही उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो व्यापार की जो गतिविधियां हैं उनमें और ज्यादा परिवर्तित आया और तीव्र गति से व्यापार बढ़ने लगा। विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। चाहे आपका, अपन को पता है देशों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, अविकसित है, विकासशील और विकसित है। लेकिन विकासशील और विकसित इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चालू हो गई, अर्थात सकारात्मक कंपटीशन चालू हो गई व्यापार की गतिविधियों में। तो व्यापार अपना तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति में भी बदलाव आया था। नेक्स्ट अपना व्यापार संतुलन।
व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है विद्यार्थियों कि जब अपन आयात निर्यात करते हैं एक वित्त वर्ष के अंदर, समय कौन सा हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो समय होती है उसको वित्त वर्ष कहते हैं। एक वित्त वर्ष के दौरान हमने कितने रुपए का कुल आयात किया और कितने निर्यात किया, उनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। और उसके व्यापार संतुलन को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक तो ऋणात्मक व्यापार संतुलन और एक धनात्मक व्यापार संतुलन, ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन अब ऋणात्मक और धनात्मक में क्या होता है कि जब अपन निर्यात अधिक करते हैं, जब अपन निर्यात अधिक करते हैं विद्यार्थियों, जब निर्यात की बात करें अपन निर्यात करते हैं तो उसके तुलना में अपन को दूसरे राष्ट्रों से आय प्राप्त होती है, और उसकी तुलना में अपन आयात कम करते हैं तो आयात कम करेंगे अपन, दूसरे देश से वस्तु कम मंगाएंगे तो अपनी मुद्रा कम जाएगी, तो ऐसी स्थिति आएगी तो वो धनात्मक, दूसरे देशों की मुद्रा अपने पास में ज्यादा आ रही है तो वो धनात्मक व्यापार। इसी प्रकार दूसरा होता है ऋणात्मक, जो इससे विपरीत कंडीशन होती है कि इस व्यापार की ऐसी स्थिति जिसमें आयात अधिक किया जाता है और निर्यात कम किया जाता है, आयात अधिक किया जाता है। अब आप ज्यादा मंगवाओगे तो अपनी मुद्रा दूसरे देशों में चली जाएगी, दूसरे देशों में चली जाएगी तो वो कौन सी स्थिति आ गई, ऋणात्मक व्यापार। उदाहरण समझते हैं अपन, जैसे मान लीजिए 5 रुपए का अपन ने एक वित्त वर्ष के दौरान, या मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का अपन ने सामान मंगवाया और अपन ने 6 करोड़ रुपए का निर्यात किया, ये कुल मूल्य है कि आपने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए का सामान तो 6 करोड़ रुपए का निर्यात किया। तो अब आपने निर्यात किया तो आपके पास में मुद्रा 6 करोड़ आया है, 6 करोड़ रुपए आपके पास आए और गए कितने 5 करोड़, तो तुलना देखें तो दूसरे देशों के अपने पास में 100 करोड़ रुपए ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति आती है वो धनात्मक व्यापार। कौन सी होती है, धनात्मक व्यापार। आपको देखने में कि निर्यात ज्यादा किया है लेकिन उसकी तुलना में अपने पास में क्या है, दूसरे देशों की मुद्रा ही है, और दूसरे देशों की मुद्रा ही तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, कंडीशन में हो जाए कि यहाँ पर मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए का आयात किया और निर्यात कितने का किया, 4 करोड़ का ही किया। अब आपने आयात कर लिया, माल मंगवाया 5 करोड़ का, तो आपने 5 करोड़ दूसरे देशों को दे दिया, और आपने निर्यात कितने का किया, माल कितने का भेजा 4 करोड़ का, तो आपके पास में आए कितने 4 करोड़, आपके चले गए 5 करोड़, आए कितने 4 करोड़, तो अब अपन देखे जाए तो अपने 100 करोड़ दूसरे देशों में चले गए। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो वो कहलाती है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। क्यों, एक वित्त वर्ष के दौरान कुल कितने रुपए का आयात निर्यात हुआ, उनके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है आपका व्यापार संतुलन।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है आपका द्विपार्श्विक, वह व्यापार की स्थिति जो दो देशों के मध्य होता है, तो वह व्यापार क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसको अपन कह सकते हैं वह व्यापार जो दो देशों के मध्य होता है उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत और जापान। भारत का सबसे अपन मानते हैं कि व्यापारिक संबंध है वो सबसे अच्छा किसके साथ है? जापान के साथ में, जो अपन को लगभग औद्योगिक जो मशीनरी वगैरह है वो उपलब्ध कराने का काम कराता है। इसी प्रकार भारत और अमेरिका, तो ये क्या है? दोनों राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार की स्थिति बनती है वो द्विपार्श्विक व्यापार होता है। इसी प्रकार दूसरा है बहुपार्श्विक, बहु यानी ज्यादा, बहुत यानी ज्यादा से संबंधित है, जो अनेक देशों के मध्य होने वाला व्यापार या दो से मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? आपका बहुपार्श्विक व्यापार। अनेक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कि भारत द्वारा, कि भारत है चीन, जापान, अमेरिका के साथ में व्यापार करता है, तो वह स्थिति कौन सी कहलाती है? बहुपार्श्विक व्यापार कहलाती है।
मुक्त व्यापार कह दीजिए या उदारीकरण कह दीजिए। विद्यार्थियों, अपन को पता है कि जब अपन व्यापार करते हैं तो मान लीजिए राष्ट्रों के मध्य जो सीमा होती है उन सीमाओं पर भी उनके टैक्स लगते हैं, विभिन्न प्रकार के कर लगते हैं व्यापार की गतिविधियों में। तो उन कर का मूल्य लगने से वो वस्तु के अंदर ऐड हो जाती है और वस्तु और ज्यादा महंगी हो जाती है और उसका भुगतान किसको करना पड़ता है? उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। तो वो वस्तु क्या हो जाती है? अब सभी राष्ट्रों के लिए वो क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुक्त व्यापार जितने भी व्यापारिक अवरोध होते हैं, जितने भी प्रकार के टैक्स लगते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सीमा टैक्स है, सीमा शुल्क है, वो टैक्स लगते हैं, उनको हटा देना या उनको कम कर देना, जिससे वस्तु की कीमत है वो सामान्य बनी रहे, कीमत नहीं बढ़े। तो वो ऐसी स्थिति आती है, वो क्या कहलाती है? मुक्त व्यापार कहलाती है। व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को कम करके व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या होता है बेटा? कि भला करना, उदार यानी भला करना। अब वो भला कैसे कर सकते हैं कि जो आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमत कम से कम लगे, केवल जितनी लागत है उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु का मूल्य उनसे लिया जाए। अनावश्यक जो वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आपकी मुक्त व्यापार कह दीजिए या उदारीकरण। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी अपन से पूछते हैं ताकि उदारीकरण क्या है, फिर आप कहते हो कि सर ये तो हमारे टॉपिक नहीं है। तो उदारीकरण और मुक्त व्यापार दोनों एक ही चीज है। व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार और उदारीकरण कहते हैं। विकसित देशों को, जो विकसित देश है उनको, देशों को इस हित, विकसित देशों का हित इसमें है कि वह अपने बाजारों को विदेशी व्यापार से संरक्षित रखने के साथ डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहे। कि जो विदेशी व्यापार है उनके अंदर संरक्षित की हुई, रोकी हुई जो वस्तुएं हैं उनके साथ में डंप की गई वस्तुओं पर सतर्क रहे। अब डंप क्या होता है? डंप क्या होता है? इसके अंदर कहते हैं लागत की दृष्टि से वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? कि मान लीजिए कोई वस्तु कोई टाइम में 5 रुपए में थी, लेकिन उस पर जब परिवहन चार्ज जुड़ जाता है, सीमा टैक्स वगैरह जुड़ जाता है, अन्य प्रकार के कर और जुड़ जाते हैं, तो वो वस्तु महंगी हो जाती है। अब मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया, उनके कारणों से अगर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो स्वाभाविक है कि बढ़ेगी, स्वाभाविक है बढ़ेगी। क्यों? कि उसमें लागत, निर्माण लागत है वो खर्च अधिक आ रहा है। लेकिन जब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति नहीं है, निर्माण लागत में नहीं है और अकॉर्डिंग वस्तु की मूल्य वृद्धि हो रही है, तो वो मुद्रास्फीति में आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर अपन एक करते हैं कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को विदेशों में क्रय करने की प्रथा, ये एक नकारात्मक प्रथा है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक देश के अंदर उत्पादित जो वस्तु है उसका मूल्य गिराने के लिए दूसरे देशों से क्या कर लिया जाता है? कम देशों में भेज दी जाती है, मंगवा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो वो होती है डंप नीति। क्या होती है? डंप नीति। और डंप नीति सबसे ज्यादा अपन को नुकसान करती है। अपने देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा इस प्रभाव को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों अपन को कदम उठाने चाहिए। प्रमुख गतिविधियां यही होती है